कि जैसे ऊपर जा रहा है ग्राफ या हमारा नीचे जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ हम ऊपर में से जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उसमें कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयरिंग। तो सोचिए अगर आपको ऐसा चांस मिलता है कि ऐसे किसी इंसान से बात करना है या क्वेश्चन पूछना है जिन्होंने बैंकिंग एग्जाम क्रैक की है या फिर जो बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज में उनका साथ दिया है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एंड मेंस को कैसे टैकल करना है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर बैंकिंग एग्जाम में हम देखें तो प्री तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड मेंस एंड इंटरव्यू ही होता है जो हमें सिलेक्शन देने में मदद करता है या फिर सिलेक्शन की रेस में हमें बनाए रखता है। तो प्री तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अल्टीमेटली हमारा टारगेट होता है मेंस। जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट है वो मेंस के लिए ही कंसर्न होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स है जो मेंस में हमें करना है, नहीं करना है, एंड हमारी जो एक एक स्टेप है वो फॉलो करने के बाद हम डेफिनेटली मेंस क्रैक करके हमारे सिलेक्शन की लैडर को क्लाइम कर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो मैंने कुछ 10 पॉइंट्स ऐसे नोट किए हैं जो मोस्ट ऑफ द लोग आपको बताएंगे जिन्होंने भी एग्जाम क्रैक किए हैं या फिर जो भी पढ़ाते हैं, क्योंकि यही कुछ पॉइंट्स है जो कंसिस्टेंसी से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का होता है। एंड टॉपर हो या फिर कोई भी हो, उन्होंने ये पॉइंट्स फॉलो किए हैं तभी वो सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आपको भी ये पॉइंट्स अगर आप अभी से दिमाग में फिक्स करके फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड टाइम वेस्टेज कम होगा। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो तो अभी से ही ये एक अपना एसओपी जो भी सिस्टम मतलब प्रोसेस है कि यही फॉलो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन कोई भी हो, बैंकिंग की हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है यार। बिकॉज आपको पता ही नहीं अगर कि कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने वेटेज का कौन सा सब्जेक्ट है, तो फिर आपको मतलब प्रिपरेशन में उतना टाइम लग जाएगा कि आप नहीं समझ पाओगे कि कितना कौन से सब्जेक्ट को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस सब्जेक्ट को कम देनी है एंड सो ऑन। तो ये समझने के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न विच यू कैन अंडरस्टैंड बाय गिविंग द प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद आपको आराम से समझ आएगा। या फिर आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन पैटर्न तो हमारा जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें भी मेंशन होता ही है, तो उसको भी रेफर कर सकते हो। सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हर स्टेज में रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट, तो उसके हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे। तो उसके आगे है कि शेड्यूल असेसमेंट एंड एनालिसिस। तो शेड्यूल असेसमेंट क्या होता है कि आपने अभी पढ़ाई कर रहे हो बट आपको खुद को एनालाइज भी करना बहुत जरूरी है। तो इसमें शेड्यूल करना है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो आप सोच रहे हो कि मैं पूरा फॉन्ट का सिलेबस खत्म कर लूंगा, देन मैं देखूंगा कि मुझे फॉन्ट में कितने मार्क्स आते हैं या फिर सेक्शन में मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने भले ही टॉपिक पढ़ा है तो आपको टॉपिक की असेसमेंट देनी है। आपने 2 टॉपिक पढ़े, आपको 2 टॉपिक की एंड टाइम टू टाइम, जैसे मंथली दे सकते हो या वीकली दे सकते हो या डेली बेसिस पे भी दे सकते हो। मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मैं 4 डेज का ही शेड्यूल रखती थी कि 4 दिन पढ़ूंगी एंड 5वें दिन में जो भी 4 दिन मैंने पढ़ा है उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं देखूंगी कि और कहाँ लैकिंग है मेरा परफॉर्मेंस या फिर मुझे और किस चीज में प्रैक्टिस की नीड है। तो ये मैं फॉलो करती थी। ऐसा आप कोई भी कितना भी शेड्यूल कर सकते हो, कितना भी टाइम का शेड्यूल बना के आप ऐसे असेसमेंट कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट। सो थर्ड पॉइंट इज क्विजेज एंड मॉक्स। तो डेली बेसिस पे क्विजेज हमें देना ही है। आपको हर एक इंसान बोलेगा जो भी प्रिपरेशन करता है कि क्विजेस की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें भले ही स्टार्टिंग में नहीं समझ आती है कि क्विज से क्या ही होगा यार, उससे अच्छा तो मैं नॉर्मल पीडीएफ सॉल्व कर लेता हूँ, बट क्विज टाइमर के साथ आते हैं फ्रेंड्स। तो टाइमर के साथ जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व करते हो ना तो आप यूज टू इट हो जाते हो। बिकॉज जब हम बहुत सारे लोगों को ये नोटिस होता होगा कि वो पीडीएफ से विदाउट टाइमर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं या फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, बट जैसे ही टाइमर दिखता है वहां पे क्विज हो या मॉक टेस्ट हो, जब टाइमर पे ध्यान जाता है तो थोड़ा सा पैनिकनेस हमारे अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीजों को बाद में फेस करने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही फेस करो ताकि ये ओवरकम हो जाए। तो इसीलिए क्विजेज एंड मॉक्स देना बहुत जरूरी है। बट हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन। सिर्फ देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है एंड एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस तो आपको सारे एप्स में क्लियर भी मिल जाता है, आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आपने क्या गलत किया, कहाँ गलत किया एंड सो। एंड यूटिलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें आपको दिखा कि फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है या फिर मुझे ज्यादा टाइम लगा है, तो आपको उस मॉक को पूरा पहले तो सॉल्व करना है, जो आपने सॉल्व किया नहीं किया, जो आपके रॉन्ग हुए कुछ नहीं। विदाउट पहले आपने विद टाइमर सॉल्व किया मॉक टेस्ट को, अभी आप विदाउट टाइमर सॉल्व कीजिए। एंड उसके बाद जैसे कि नोटिस किया टाइम एंड वर्क में हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है या टाइम ज्यादा लगा है, तो उसके 10 to 20 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करने हैं एट दैट मोमेंट ओनली। ऐसा नहीं है मैं कल करूंगा परसों करूंगी, वैसा नहीं, तब के तब आप उसे सॉल्व कीजिए एंड वो टॉपिक से आप मतलब मेक श्योर कीजिए कि अगली बार ये सेम मिस्टेक तो नहीं होगी एटलीस्ट, तभी आप वो मॉक टेस्ट से कुछ सीख पाओगे। एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो भी दोगे आप
उसमें वो सेम मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज आप 100 मॉक टेस्ट अगर लाइन से दे दोगे एंड 100 में भी सेम ही मिस्टेक, जो फर्स्ट में मिस्टेक की है वही 10th में करोगे, वही 11th में करोगे, वही 100 में करोगे, कुछ भी इससे इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली हमारा एम यही होना चाहिए कि हम एक भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे हम कुछ सीखते हैं। अगर आप नहीं एनालाइज करोगे, नहीं प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस करोगे तो उससे आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। आपको बस अपनी गलती नोटिस होगी या फिर आप समझोगे कि हाँ ये मुझे नहीं आया, बट क्यों नहीं आया, अगले बार नहीं होना चाहिए ऐसा। ये चीजें हैंडल अगर करनी है तो इसको प्रॉपरली हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एट द सेम मोमेंट ओनली। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जैसे कि मैंने बोला मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, बट वहां से करना क्या है, मॉक टेस्ट एनालाइज करके फायदा क्या है उसका? फायदा ये है कि हमें उससे समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन से टॉपिक्स उस सब्जेक्ट में हमारे अच्छे हैं एंड कौन से टॉपिक्स वहां पे हमारी वीकनेसेस है, या फिर जहां पर हम गलती कर सकते हैं या जहां टाइम ज्यादा लगता है, दैट वी कैन से अवर वीकनेसेस आर। बट उस केस में अगर आप प्रॉपर एनालाइज करोगे तो जब रियल एग्जामिनेशन में आप जाओगे आपको पता होगा कि अरे सिलॉग्स अगर मैं उठाऊंगी तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, इस टाइप का पजल उठाऊंगी, अनसर्टन पीपल वाला उठाऊंगी तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा या गलत हो सकता है, ब्लड रिलेशन मेरा गलत होने के चांसेस है। तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। एंड जहाँ पे आपको पता है कि हाँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में फास्ट में सॉल्व कर लूंगी, अगर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है तो मैं फास्ट में सॉल्व कर दूंगी, तो ऐसे क्वेश्चन हम फिर जल्दी पिक कर सकते हैं, जाके मतलब फर्स्ट पिक कर सकते हैं एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, एक्यूरेसी में भी हेल्प होती है एंड इसके बहुत सारे अनसीन एडवांटेजेस है। तो ये आपको जैसे जैसे आप करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको आते जाएगा, नोटिस होते जाएगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को प्रॉपरली एनालाइज करते हो, प्रॉपरली उस पर वर्क करते हो, तो आपको दिखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। बिकॉज जब आपको पता है कि आपके क्वेश्चंस में एक्यूरेसी है, आपने जो क्वेश्चंस उठाया है ये आप 100% एक्यूरेटली सॉल्व कर लोगे, तो अल्टीमेटली ये आपको कॉन्फिडेंस देके ही जाएगा एंड इससे बहुत हेल्प होती है डेफिनेटली। बिकॉज जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पसंद पता होती है ना तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस होता है, बट आपको जब वीकनेसेस पता होती है तो आप पावरफुल फील करते हो कि हाँ मुझे पता है कि ये चीज तो मेरी रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग हो सकती है, तो आप उसे सॉल्व ही नहीं करोगे ना। वो भी डिपेंड करता है कि वो टॉपिक कौन सा है। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि डीआई मेरी वीकनेस है एंड पजल मेरी वीकनेस है एंड मैं उस पर काम ही नहीं करूंगा, मैं इसे सॉल्व ही नहीं करूंगा, फिर तो बैंकिंग एग्जाम निकलने से रही। बिकॉज दिस 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो ये हो गया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद आपकी वीकनेस जो भी है आप उस पर काम करोगे तभी कुछ फायदा होगा। ठीक है, एंड उसके बाद रिवीजन। तो जैसे मैंने बोला कि 4 डेज के बाद मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करती थी, तो मैं रिवीजन भी करती थी ना। सेल्फ असेसमेंट मॉक टेस्ट देने के पहले या फिर क्वेश्चन सेट सॉल्व करने के पहले मैं पहले रिवाइज करती थी कि मैंने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज गो थ्रू कर लो। बिकॉज आप अगर फर्स्ट डे पढ़ोगे एंड 5th डे पे उसको इंप्लीमेंट करने जाओगे तो थोड़ा आपके दिमाग की मेमोरी में से उसको रिक्राइव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली बातें कर रही हूँ बिकॉज वही अभी टर्मिनोलॉजी दिमाग में फिट होके है, तो रिक्राइव करने को टाइम लगता है। बट अगर आपने जस्ट रिफ्रेश किया है उसको या फिर जस्ट आपने रिविजन की है फॉर दैट सेक, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट में ये यूज करना है, इससे शॉर्टकट में हो जाएगा, इससे ऐसा ऐसा, इससे गलती हो सकती है तो प्रॉपर चेक कर लूं मैं डबल से। ये सारी चीजें ना आपको फास्ट में अगर करना है तो आपको टाइमली रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइमली रिविजन के लिए मैंने कॉन्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि कॉन्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एंड थोड़ा सा रिविजन उसमें बहुत मस्ट है कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए मैंने एक चीट शीट भी शेयर की थी आपके साथ कि मैं कैसे प्रिपेयर कर, मेरे अपने प्रिपरेशन के वक्त कैसे रिवाइज करती थी। तो वो शीट भी मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी एंड उस पर वीडियो भी बनाया था। तो आप भी वैसे ही अपनी शीट बनाइए एंड 10 मिनट्स में डेली आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो कॉन्ट्स के या रीजनिंग के, जिससे कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी अपने स्किल सेट में एंड आपकी प्रोसेसिंग एबिलिटी में कि आप फास्ट प्रोसेस कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बैलेंसिंग द सब्जेक्ट। एज आई सेड इन द फर्स्ट टॉपिक की एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है, वैसे ही सब्जेक्ट्स का बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा फेवरेट रीजनिंग है तो मैं फुल टाइम प्रैक्टिस डेली 8 आवर्स अगर मैं पढ़ रही हूँ तो 6 आवर्स में रीजनिंग को ही दे रही हूँ। ठीक है, दो कोई दिन ऐसा हो सकता है कि आप फुल डे रीजनिंग ही करोगे, कोई दिन ऐसा हो सकता है कि फुल डे क्वांट ही करोगे, बट टोटल एज अ होल आपको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि आपका 5 दिन बाद एग्जामिनेशन है, इन 5 दिन आप बस क्वांटी करते जा रहे हो एंड रीजनिंग आपको आता है ऐसा सोच के आपने छोड़ दिया। बिकॉज वैसे ही वही हो जाएगा कि रीजनिंग बैकलॉग में चला जाएगा एंड आपका क्वांट अगर ऊपर आ जा रहा है तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट रिट्राइव करने में आपको टाइम लग जाएगा। ये ह्यूमन जो भी कंप्यूटर वर्क करता है वैसे ही हमारा ब्रेन भी काम करता है यार डेफिनेटली। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम रिवीजन के साथ बैलेंस भी करते जाना है एंड सब्जेक्ट का बैलेंस होने के लिए आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सपोज कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है आरआरबी पीओ में तो वो 20 मार्क्स का आता है एंड बहुत लोगों के लिए वो सब्जेक्ट भी टफ है डेफिनेटली, बट जो जिन्हें आता है सपोज कंप्यूटर बैकग्राउंड है या फिर जिन्हें अच्छा खासा नॉलेज है, हैंड्स ऑन है कंप्यूटर्स पे, तो उन लोगों को अगर वो डेली कंप्यूटर पढ़ रहे हैं क्वांट रीजनिंग को इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ने से मेरे को क्या मिलने वाला है। अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, आपको वहां पे कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा कि आपने
20/20 क्वांट में लाए बट रीजनिंग में 0 ला लिया, या फिर आपने रीजनिंग में 60 मार्क्स ला लिए और मतलब टोटल मार्क्स ला लिए, आउट ऑफ ला लिए, बट क्वांट में आपका सेक्शनल ही नहीं निकला, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है वो चीज का। इसलिए हमें बैलेंस करके चलना है। एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ चार्ट। या जैसे आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तो ग्रोथ चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बोला है कि आप लिख लो, जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसको आप मेंशन करो, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3। एंड मॉक 1 में आपको क्या टोटल मार्क्स आए थे, क्या सेक्शनल मार्क्स आए थे, एंड क्या आपका एक्यूरेसी परसेंटेज था। ठीक है, सेम जैसे जैसे आप मॉक देते जाओगे ना, आप लिखते जाओ। या फिर मैं ना ड्रॉ करती थी, क्योंकि ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा विजुअल आता है ना अच्छे से, कि जैसे ऊपर जा रहा है ग्राफ या हमारा नीचे जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो हम ऊपर में से जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उसमें कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर उसको उसी वक्त आपको रेक्टिफाई करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि ग्राफ पूरा बॉटम में आने दो, साइन वेव बनने दो एंड उसके बाद आप करोगे, वैसा नहीं करना है। जब आपका अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है एंड कुछ भी थोड़ा सा भी टिल्ट दिखा तो आपको वहीं पे रुक के देखना है कि क्या गलत हुआ इस मॉक टेस्ट में। एक आधी मॉक टेस्ट हो सकती है कि बहुत हार्ड हो, बहुत टफ हो, तो वो तो हम जस्टिफाई नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि रेगुलरली वैसा ही हो रहा है। इजी लेवल मतलब पिछले मॉक से ये इजी था फिर भी आपको ग्रोथ आपकी दिख नहीं रही है। बिकॉज उस केस में ऐसा होता है कि फिर तुक्के से पहले मॉक में ज्यादा मार्क्स आ गए, तो हमें तुक्के से मार्क आने के बाद खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज एग्जामिनेशन में तुक्के से तो नहीं आता है कुछ भी, वहां पे प्रैक्टिस ही बोलती है। तो इसीलिए वो तुक्के की जो भी सक्सेस होती है उस पर खुश मत होना कि हाँ ये मॉक में तो मुझे अच्छे मार्क्स आ गए। आपको खुद से अंदर से पता होना चाहिए कि ये मॉक में मार्क्स कैसे आए, या फिर मुझे कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, या मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा लाके कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको रियल एग्जामिनेशन में स्कोर लाना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट आर स्टेप्स जो आपको आपकी गलतियों से सीखने का चांस देता है। तो अगर आप गलतियों से सीख के मतलब इंप्रूव ही नहीं करोगे तो फिर देयर इज नो यूज ऑफ मॉक टेस्ट, चाहे डेली दे दो या चाहे वीकली दे दो, कितना भी दे दो। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स थे। एंड या जो टाइम मैनेजमेंट का मैंने बोला था, तो टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग द सब्जेक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आप हमेशा डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, किसी की स्ट्रेंथ कुछ होती है, किसी की वीकनेस कुछ होती है। बट मोस्टली मैं ऐसा करती थी कि अगर मेरा फुल डे का 100% शेड्यूल है तो 100% में मैं 20% तो जीए को देती थी एंड 30% क्वांट को, 30% रीजनिंग को एंड 20% मिसलेनियस जो भी प्रैक्टिस वगैरह का होता था वो। इनिशियली जब मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं थे, जब मैं सीख रही थी कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद भी यही फॉलो करना है। बट थोड़ा सा आगे पीछे हम कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अवर वीकनेसेस, क्योंकि जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलते जाएगा कि ये वीकनेस है हमारी, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। तो ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना है। ऐसा नहीं किसी ने बोला है कि 2 घंटे काउंट करो तो 2 घंटे काउंट ही करते बैठना है। इवन इफ आपका रीजनिंग पानी में डूब रहा है तो ऐसे नहीं करना है आपको जैसे जैसे मॉक टेस्ट दोगे एंड बाकी चीजें आप फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कैसे मैनेज करना है आपको। एंड या डेली शेड्यूल योर डे। ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक हो कि कल मुझे क्या पढ़ना है। आपको सोने से पहले, जब भी आप दिन भर की प्रिपरेशन करते हो तो सोने से पहले आपको एक रिवीजन करनी है उसकी, चाहे आप बुक लेके पढ़ो या फिर बैठ के अच्छे प्रॉपर वे में रिवाइज करो, या फिर ऐसे आंखें बंद करके हम तुरंत तो नहीं सो जाते ना, तो थोड़ा सा रिकॉल करो कि हाँ ये किया था, ये दैट रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप शेड्यूल करो अपना डे, नेक्स्ट डे अपने ब्रेन में कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है। बिकॉज आप अगर प्लान नहीं करोगे ना अपना दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज एवरीवन हैज 24 आवर्स ओनली, बट कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉपर दिन शेड्यूल नहीं किया था। एंड फिर एक्सक्यूजेज यही बचते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मिला, बाकी लोगों को भी तो सेम 24 आवर्स मिल रहे हैं ना। बिकॉज वो लोग अच्छे से प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, इसीलिए वो आगे निकल जाते हैं। तो हमें भी आगे निकलना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। एंड हाँ, लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी ही है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत मस्ट है, बिकॉज बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएंगे प्रिपरेशन जर्नी में कि हमें अपने आप को सेल्फ डाउट, ये वो एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं होता है उनके फैमिलीज की तरफ से या फ्रेंड्स में, या जो भी उनके सराउंडेड लोग हैं उनके तरफ से। तो वो सारी चीजों को फेस करके भी वो प्रिपरेशन करने का डिसीजन अगर लेते हैं तो यू गाइज आर वेरी ब्रेव। तो आपको वो अपनी ब्रेवरी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके आपको सक्सेस जरूर अचीव करना है। सो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक देखा है तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली हो। तो एंड इसे जरूर शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज जब साथ में पढ़ोगे, साथ में एक दूसरे को रिकॉल करवाते रहोगे ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगी। तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले अपने तक ही रखते हो ना नॉलेज, तो फिर आपको खुद ही रिकॉल करते रहना पड़ेगा। बट आप शेयर करते हो तो लोग भी आपको रिकॉल करने में हेल्प करते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है बचपन से। तो आप भी ट्राई करके देखना, किसी से शेयर करना ये सारी चीजें, ताकि आपको वो रिकॉल करके देते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।